हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बायो-सेवर्ट का नियम। ये आप तो जानते ही हैं कि ये मोस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको हम बेहतर तरीके से समझाएंगे, आप प्रयास कीजिएगा कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हमने इससे पहले बायो-सेवर्ट से जब हमने इस चैप्टर का पहला वीडियो पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि ऑस्टेड का प्रयोग। उसमें हमने क्या बताया था कि एक चालक तार है। अब एक चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, यदि कोई चालक तार है उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो ऑस्टेड ने कहा था कि चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही तो ऑस्टेड का प्रयोग है ना, कि ऑस्टेड ने क्या कहा था कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऑस्टेड ने केवल यही बताया था कि यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चालक तारों में क्या होगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। परंतु इन्होंने ये नहीं बताया था कि मान लेते हैं इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, कि ये मान लेते हैं बिंदु P है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू इसका क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का, ये उन्होंने नहीं बताया। अब उसी को काम को बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ये नियम दिया। और इसी को इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर उसका वैल्यू क्या होता है, उसके लिए सूत्र दिया। तो हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया और जिसमें एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया। समझ में आया? मतलब इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था। उसके बाद हम आगे जो इन्होंने 4 नियम दिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको इतनी बात तो लिखना ही होगा। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें किसी चालक तार, मतलब किसी धारावाही, हम ऐसे लिखते हैं, किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, एक सूत्र दिया। ठीक है, यही है। सबसे पहले तो आपको इतनी बात लिखना होगा, ठीक है, कि ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने केवल बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर अब प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक सूत्र दिया कि इस सूत्र से आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि बायो सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया और किसी धारावाही चालक पर, मतलब ऐसा कोई चालक तार है जिसमें हम धारा प्रवाहित किए हैं, तो किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया। उसके बाद आपको ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, इसी पर आपको समझ में आएगा। ये मान लेते हैं एक अनंत लंबाई की चालक तार है। अब इसमें यदि हम I धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हम जानते हैं कि इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही तो ऑस्टेड ने बताया था कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
अब इन्होंने बायो सेवर्ट ने कहा कि मान लेते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा कि इससे r दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इन्होंने यही ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं एक बिंदु P है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इस चालक तार से r दूरी पे एक बिंदु P है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसी को इन्होंने बताया। तो यहाँ पर इन्होंने ज्ञात करने के लिए क्या लिया, सबसे पहले यहाँ पे एक अल्पांश लिया, इस चालक तार में एक अल्पांश लिया जिसे हम dl से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये अल्पांश तथा ये बिंदु P है, इसके बीच जो कोण बना उसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला इन्होंने 4 नियम इसमें दिया है। सबसे पहला इन्होंने नियम दिया, इसको आप एक एक करके ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। इन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने सबसे पहले कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण, ये अल्पांश लंबाई है जो dl है ना, अल्पांश लंबाई है, तो इन्होंने यही कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ में आया? मतलब इन्होंने कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर, हम ऐसे लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न, ठीक है, ऐसे आप यहां पे लिख लेंगे उत्पन्न, क्योंकि हमें बिंदु P पर ही तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना। तो यही कह रहे हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये इन्होंने सबसे पहला रूल दिया। सबसे पहला इन्होंने कहा कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होते हैं, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये समानुपाती का चिन्ह है। तो इन्होंने सबसे पहला ये बात कहा। देखिए ये मैंने हमने लिख दिया है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस अल्पांश लंबाई के ही कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी यही हमें ज्ञात करना है। तो उन्होंने यही कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धारा, इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित करेंगे उसके समानुपाती होगा। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा में अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका तो सेम टू सेम लिखना है कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब इन्होंने दूसरा जो नियम दिया वो dB समानुपाती dl दिया, ये इन्होंने दूसरा दिया, ठीक है। दूसरा आप नियम को क्या लिखेंगे, ये अल्पांश लंबाई है ना और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप यही लिखेंगे कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आप इतना बात लिख लेंगे। क्या आप लिखेंगे, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद आप इसको लिख लेंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात कर लेंगे। अदरवाइज नोट्स के लिए आप जानते ही हैं कि ओनली पूरा हमने बहुत बार बता दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ले रहे हैं, ओनली 69 रुपये में आपके पूरे फिजिक्स के क्लास 12 का नोट्स दिया जा रहा है। बहुत ही कम प्राइस आपके लिए रखा गया है। तो यदि आप भी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। उसमें पूरे आपके फिजिक्स के चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। अब मैंने अपने खुद हैंड राइटिंग से आपको नोट्स बनाया है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उस नोट्स को लेने के बाद आप वहां से सीखिएगा कैसे आप नोट्स बनाना चाहिए और उसी प्रकार आपको जिस तरीके से नोट्स में लिखा गया है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, तब जाकर आपको और भी बेहतर तरीके से नंबर मिलेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर नहीं तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा आप देखिए, तीसरा इन्होंने कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु P तथा अल्पांश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने तीसरी बात कहा। देखिए हमने क्या कहा, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P और अल्पांश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चौथा इन्होंने तीसरा कहा। और एक आता है चौथा, जो इन्होंने कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P और अल्पांश के बीच के बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ये इन्होंने चौथी बात कहा। ठीक है, देखिए साइन को हम ज्या कहते हैं, ये थीटा है, इसको हम कोण कहेंगे। तो यही कह रहा है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P और अल्पांश के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो इन्होंने ये 4 नियम दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसको फोर्थ हम मान लेते हैं। तो ये आपका 4 इन्होंने नियम दिया। अब यदि हम इन चारों को मिलाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ जाइएगा, ये आपका हल हो चुका है। देखिए अब हम इन चारों को यदि मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये dB है, मतलब अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा, ये समानुपाती हो जाएगा IDL sin थीटा और बाई r²। ऐसा हो जाएगा, ये सभी आपस में गुणा हो जाएंगे। अब देखिए ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ से एक इक्वल का चिन्ह आता है। जब ये समानुपाती का चिन्ह आएगा तो इक्वल जब आएगा तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है μ0/4π, ये आता है। और उसके बाद IDL sin थीटा बाई r²। और ये जो आपका मिला, ये आप देख रहे हैं, यही है बायो-सेवर्ट के नियम का अंतिम फॉर्मूला, ये आपका हो गया। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा। और ये जो μ0/4π है, ये एक नियतांक है जिसका मान होता है μ0/4π का 10⁻⁻7। ये आपका होता है नियतांक। μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻7। ठीक है, तो इतना आपको सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद ये फिगर बनाने के बाद आपको सिंपल वे में, जैसे हमने लिखा है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होता है। फिर से कहेंगे अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। फिर से आप कहेंगे कि बिंदु P और अल्पांश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर से चौथा कहेंगे कि बिंदु P और अल्पांश लंबाई के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। और उसके बाद ये आपको लिख देंगे, आपका हल हो गया, जो आपका बायो-सेवर्ट का नियम है। तो बहुत ही इजी है आपका बायो-सेवर्ट का नियम, यदि आप अच्छे से समझे तो। नहीं तो अदरवाइज तो अगर नहीं समझेंगे तो भैया हार्ड तो लगेगा ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल के आप जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आपको पूरे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, और वहाँ से आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज नोट्स के लिए फिजिक्स का तो आप जानते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके ओनली 69 रुपये पे करके आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।